तुम्हारे में नेट आ रहा है? दोस्तों, कोई अगर जुड़ गया है मेरे साथ तो बताए कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई अगर जुड़ गया है तो गुजारिश है, बराए करम मुझे बताए कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फिर मैं शुरू करूं। हाँ, अभी किसी का कमेंट नहीं आया इस सिलसिले में। हाँ, ज़ुबैर अंसारी साहब, आप हमेशा मुश्किल की घड़ी में आते हैं। वसीम जहांगीराबादी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, आज हम एक बड़े अजीमुल मर्तबत शख्सियत के हुजूर आपको ले चलते हैं। ये शख्सियत जो है बड़ी धारदार, बड़ी गज़ब की शख्सियत, और इस शख्सियत के बारे में ये कहा जाता था कि अल्फाज जो है वह हाथ बांधे खड़े रहते थे और ये कहते थे कि हुजूर हमें इस्तेमाल कर लीजिए। अल्फाज का जो इतना बड़ा ज़ख़ीरा जोश मलिहाबादी के पास था, किसी के पास नहीं था। जितने अल्फाज उन्होंने अपनी शायरी में और अपने उसमें इस्तेमाल किए, किसी के पास नहीं। जिशान अहमद भाई बहुत शुक्रिया, एजाज उत्साही भाई बहुत शुक्रिया, बेकर साहब के साथ ज़्यादा आदाब पेश करता हूँ। शब्बीर हसन खां उनका नाम था, और जोश मलिहाबादी कहे जाते थे, जोश मलिहाबादी कहे जाते थे। अच्छा, अब ज़रा इनके मामला सुन लीजिए। मामला ये हैं इनके कि इतनी बड़ी शख्सियत थे ये, इतना बड़ा ख़ानदान था ये, कि इनके जो परदादा थे उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया। फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया नाम था, और गोया साहब शायर थे। चलिए उनका एक शेर सुना देते हैं। आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीने शेर है, आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीने शेर है, माहे नौ मिसरा है वस्फ़े आबरूए समदार में। माहे नौ मिसरा है वस्फ़े आबरूए समदार में। फिर से सुनाता हूँ। आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीने शेर है, माहे नौ मिसरा है वस्फ़े अबरुए खमदार में। ये जो है इनके परदादा जोश के थे, फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया। उसके बाद इनके दादा पर आइए। दादा इनके थे नवाब मोहम्मद अहमद ख़ां, वो भी शायर थे हजरत। गोया भी शायर थे। उसके बाद इनके दादा मोहम्मद अहमद ख़ां शायर थे, और इनके वालिद बशीर अहमद ख़ां साहब जो थे वो भी शायर थे। और बाद में ये शब्बीर हसन ख़ां जो हैं जोश मलिहाबादी, ये भी शायर थे। तो मामला दरअसल ये हजरत कि 100 साल के अंदर, 100 साल में इनके ख़ानदान के 4 लोग, बड़े लोग, यानी बाप, दादा, परदादा और ये खुद शायर थे हजरत। और ये लोग मामूली शायर नहीं थे, अपने ज़माने में बहुत अहम। खालिद अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, सुनील कुमार बहुत शुक्रिया, मोहम्मद भाई हमारे, मोहम्मद उसामा राज भाई शुक्रिया। तो ये लोग जो थे, ये पूरा मतलब 4 नस्लें जो थी इनकी वो सारे लोग शायर थे जोश मलिहाबादी, समझे। अब आपको मैं बताता हूँ कि जोश साहब जो है वो
5/12/1898 में मलिहाबाद में पैदा हुए थे। रिजवान अहमद भाई शुक्रिया, सैयद आसिम रऊफ शुक्रिया आपका। और वालिद साहब का मैंने बताया था कि बशीर अहमद ख़ान थे वालिद साहब। और जोश जो थे वो 20वीं सदी के बड़े शायरों में उनका मुकाम होता है, जोश मलिहाबादी का आता है। तालीम इनकी सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा में पढ़े और फिर सीनियर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम वहाँ से पास किया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ते रहे और 6 माह ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय शांति निकेतन में भी रहे, जोश मलिहाबादी। वालिद के इंतकाल के बाद, वालिद का इंतकाल हो गया तो इन्होंने, सैयद आसिम रऊफ भाई शुक्रिया, वालिद के इंतकाल के बाद इनकी पढ़ाई जो है जारी नहीं रख सके। और राजमनी श्रीवास्तव मेरे भाई बहुत शुक्रिया, अली असगर इदरीसी, ज़ीशान अहमद, इनकी पढ़ाई बीच में मुनक़ते हो गई वालिद साहब के बाद। और जोश ने उस्मानिया, फिर वहाँ से ये हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में तर्जुमे का जो इंस्टीट्यूशन था उससे वाबस्ता हो गए और वहाँ हैदराबाद में काम शुरू कर दिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी। लेकिन ज़्यादा दिनों तक वहाँ नहीं रह सके। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक कोई नज़्म लिख दी जो निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। जो वहाँ के शासक निज़ाम थे हैदराबाद के, उनके ख़िलाफ़ थी। चुनांचे ये वहाँ से बरतरफ कर दिए गए, जोश मलिहाबादी हटा दिए गए, समझे। और फिर जोश ने अपनी जो एक मैगज़ीन उनकी थी, कलीम नाम से निकाला करते थे, वो निकाला। और जिसमें उन्होंने, कलीम में उन्होंने खुले तौर पर अंग्रेज़ों की मुखालफत की और ये कहा, अंग्रेज़ों से ये कहा कि अब आप बहुत दिन यहाँ रह लीजिए, अब यहाँ से दफ़ा हो जाइए, निकल लीजिए, समझे। ये जो है यहाँ हम लोगों को आज़ादी चाहिए, अब हम आप की सर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खुले तौर पर इन्होंने, हालांकि अंग्रेज़ों हुकूमत थी, लेकिन इन्होंने खुले तौर पर अपनी कलीम के हवाले से अपने आर्टिकल्स में लिखा। उस ज़माने में बहुत अहम बात समझी जाती थी कि भाई अंग्रेज़ों की हुकूमत हो कोई। अपूर्व अरोड़ा भाई, अरे बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व भाई, आप यहाँ हैं, बहुत शुक्रिया। इंतज़ाम मुर्तज़ा मेरा भाई तो है ही है। तो इन्होंने लिखा। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, जब ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो गई तो जो है वो हमारी हुकूमत का आज तक वो सिलसिला निकल रहा है, सेंट्रल हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत का। आजकल एक प्रकाशन था हुकूमत का, उसमें उर्दू का बहुत लिटरेरी, फ़रीद अहमद भाई शुक्रिया, फ़रीद अहमद फ़रीद, असमत मलिहाबादी, अरे वाह असमत भाई आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो जो है आजकल के वो एडिटर हो। तो ये इनका ये सिलसिला रहा। और जो मज़े की बात है कि ये इनके ताल्लुकात का ये आलम था कि उस ज़माने के जो अहम लोग थे वो सब इनके यार गार थे। जवाहरलाल नेहरू दोस्त थे। और क्या बोलते हैं, सारे जितने उस वक्त थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके दोस्त थे, ये सब इनके दोस्त थे, करीबी साथी थे। अच्छा, जब देश आज़ाद हो गया तो इनके दिमाग में ये बात पैदा हुई कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदी जो है वो होगी और उर्दू कहीं पसे पुष्ट हो जाएगी, उर्दू ज़बान कहीं पसे पुष्ट हो जाएगी और हिंदी जो है वो बड़ी ज़बान कहलाएगी। गौरव वर्मा भाई,
बड़ी ज़बान हो जाएगी और मतलब उर्दू वालों को वो मर्तबा, वो मकाम नहीं हासिल होगा जो हिंदी वालों को। ये बात इनके दिमाग में आ गई। वजह यह था कि इनका पूरा ख़ानदान जो था, सब बीवी बच्चे घर बार सारे लोग जो हैं, उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाया कि पाकिस्तान आप चलिए जोश साहब से। हालांकि इनको, इनकी जो इज्जत, इनका जो मर्तबा यहाँ पर था, मतलब उस ज़माने में ये आलम था कि जोश जो कहते, जवाहरलाल नेहरू से या तमाम लोगों से जो उस वक्त हुकूमत में थे और नई हुकूमत बनी हुई थी हिंदुस्तान की, वो उस ओहदे पर पहुंच जाते, क्योंकि इतनी मोहब्बत करते थे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या जितने लोग थे उस ज़माने में सफ़े अव्वल के सियासी लोग थे, वो सब उनको बहुत अजीज़ रखते थे, बहुत मानते थे। लेकिन ये हुआ कि घर वाले इनके ऊपर हावी हो गए। ख़ानदान वाले हावी हो गए, समझे। चुनांचे जवाहरलाल नेहरू के रोकने के बावजूद ये पाकिस्तान चले गए, समझे। और जिसका इतना मलाल हुआ लोगों को यहाँ पर, ख़ास तौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, कि उन्होंने यहाँ तक कहा इनसे कि अब तो मुझे कभी मेरी ज़िंदगी में शक्ल मत दिखाना। और फिर हुआ ये कि जब जोश वहाँ से पाकिस्तान से आए, तब तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हो चुका था। तो जोश चले गए साहब, और पहले तो वो कराची में बस गए, और मौलवी अब्दुल हक के साथ अंजुमन तरक्की उर्दू में काम करते रहे, और अपनी मौत तक वो इस्लामाबाद में रहे। इस्लामाबाद में ही जोश रहे ज़्यादा वक्त उनका वहाँ पर। और जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो फैज़ अहमद फैज़ आए थे देखने के लिए इस्लामाबाद जोश को, समझे। फैज़ अहमद फैज़ आके उनकी आयादत करने के लिए आए। फैज़ अहमद फैज़ जोश की आयादत करने के लिए आए। अच्छा, जोश साहब के सिलसिले में एक बात और है। अभी तो उनकी बहुत सी किताबें हैं, और उनको यहाँ पर हिंदुस्तान में पद्म भूषण 1954 में पद्म भूषण दिया गया था जोश को, समझे। उनको पद्म भूषण मिला, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया। और बहुत सी किताबें उनकी हैं, शोला शबनम, जुनून हिकमत, फ़िक्र निशात, सुंबल और सलासल, हर्फ हिकायात, सरोदो खरगोश, इरफानियत, जोश, समझे। और इसके अलावा भी और किताबें हैं, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और जोश ने कुछ एक आध फिल्मों में गाने भी लिखे। मोहम्मद अली भाई शुक्रिया, शायर शिवशरण बंधु भाई शुक्रिया। और कुछ दिनों ये गाने लिखने के सिलसिले में हिंदुस्तान में जब तक थे, पूना में फिर रहे। और जाहिर है कि इनकी मारकुतुल आरा जो ऑटोबायोग्राफी है, यादों की बारात, वो तो क्या किताब है साहब। अगर कहीं आप लोगों को दस्तयाब हो जाए तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में पूरा उस अहद का सियासी, समाजी, अदबी सारा पस मंज़र और तमाम चीज़ें आपको मिलेगा, जो जोश की यादों की बारात में, उनकी सवाने हयात में, उनकी क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी में सबका जिक्र है, समझे। सबका जिक्र है जोश के। और जो मज़े की बात है कि आपको मैं सुनाऊं। जोश साहब जो थे वो मर्सिये के भी बहुत अच्छे शायर थे, नज़्म के भी बहुत अच्छे शायर थे, समझे।
रुबाइयात बहुत कही उन्होंने, कतात किए कहे, और जोश के लतीफ़े भी। आज मैं 2 लतीफ़े आपको जोश के सुनाऊंगा, बड़े ज़बरदस्त दोनों लतीफ़े। 2 लतीफ़े जो है हज़रत मैंने आज निकाले कि आपको सुनाऊं, बहुत दिलचस्प हैं, समझे। हाँ, लीजिए, जोश के 2 लतीफ़े बड़े ज़बरदस्त थे, उसका आप लुत्फ़ लीजिए हज़रत। पहला लतीफ़ा उनका ये है कि मौलाना मौदूदी जो थे वो जोश के दोस्तों में थे, जोश के यारे गार थे। तो मौलाना मौदूदी काफ़ी दिनों बाद जोश से मिलने के लिए आए तो जोश ने पूछा, भाई कहाँ रहे इतने दिन, कुछ खबर नहीं तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं परेशानी में था। वो परेशानी अली असगर इदरीसी और मोहम्मद हारिस। हल्ला बोल भाई, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, भाई मैं मौलाना मौदूदी ने कहा कि मैं बड़ी परेशानी में था। पहले मैंने अपने गुर्दे की पथरी जो थी वो ऑपरेशन से वो ठीक हुई, अब फिर क्या बोलते हैं एक पथरी निकल आई है दूसरे गुर्दे में, अब उसी में परेशान उसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो जोश ने मुस्कुरा के कहा कि मैं समझ गया, खुदा तुमको अंदर से संसार कर रहा है कहा कि मैं समझ गया, खुदा तुम्हें अंदर से संसार कर रहा है। ये तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आप आलम गाजीपुरी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मौलाना मौदूदी से कहा कि जो खुदा तुमको अंदर से संसार कर रहा है, इसलिए तुम्हें ये परेशानी। और एक तो बड़ा मर्दाना लतीफ़ा है उनका साहब, वो तो मुझे भी हैरत कर गया। वो मैं पेश कर रहा हूँ। तारिक खान भाई शुक्रिया आपका। जोश मलियाबादी की कोठी में एक नशिश थी, परवीन शाकिर भी उसमें मौजूद थी। मेरा ख्याल है उनका वही दौर हो रहा। चाय आई तो चाय बना बनाकर परवीन शाकिर जो है सबको देने लगी और जब देती थी तो पूछ लेती थी कि शक्कर कितनी डालना है, दूध कितना डालना है, ये लोगों से पूछ पूछ के दे रही थी तो जब दो जोश के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपके लिए शक्कर कितनी इसमें पड़ेगी। तो जोश साहब बोले 1 चम्मच। फिर परवीन शाकिर ने कहा कि दूध। तो जोश साहब ने कहा बस उसे दिखा दो आप साहब वो कहकहा बुलंद हुआ उस महफिल में, वो कहकहा बुलंद हुआ, समझे, कि वो बेचारी परवीन शाकिर झेप गई। जोश साहब जो है, मतलब जोश साहब क्या, ये तमाम पठानों का हाल है, समझे। वो गुफ्तगू करने में, मजाक करने में, और क्या मतलब कतई कोई तकल्लुफ़ से काम नहीं लेते। देखिए ये जो है ये लतीफ़ा एक अजीब लतीफ़ा है कि उन्होंने कहा दूध, कहने लगे दिखा दो समझे। इसके 2 भी माने हैं। बहुत से लोग कहते हैं दूध दिखा देने का मतलब एक ज़रा सा डाल दो, इसके लफ्ज़ी माने भी होते हैं, ज़रा दिखा दो, ज़रा सा डाल दो। लेकिन इसमें ये जू मानी था परवीन शाकिर से, और वो बेचारी झेपी भी और लोगों ने कहा भी लगाया। तो जोश साहब जो थे बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक और बहुत ज़िंदा दिल आदमी थे, समझे। और हजरत एक शेर सुनिए, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये बड़ा मकबूल शेर है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नज़्म जो है इनका, नज़्म के कुछ वो है कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब, किसान, अकेली सुबह, वतन, ईस्ट इंडिया के फर्जंदों से खिताब, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों से खिताब। ये सब इनकी बड़ी मशहूर, और तो बहुत सी नज़में हैं लेकिन ये सब इनकी बड़ी मार्कतुल आरा,
बहुत मशहूर नज़में थी। आलम कुरैशी भाई, आप गोरखपुर से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मसूद हुनर मेरे भाई, बहुत शुक्रिया तुम जुड़े हुए हो, समझे साहब। ये था इनका कि जो उनकी अच्छा उनकी शायरी में साहब, ओहो क्या क्या मैं बताऊं कि क्या ज़बरदस्त उनके उनका सिलसिला था। चलिए फिर अब ये बताता हूँ। रुबाई, रुबाई भी क्या खूब कहते थे। और कुछ एक एक मिसरा मैंने लिखा है। गुंजे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है। दूसरी थी अफसोस शराब पी रहा हूँ तन्हा, मेरे कमरे की छत पे है उस बुत का मकान। हर रंग में इब्लीस सजा देता है, खुद से ना उदास हूँ ना मसरूर हूँ मैं। मरसिया, हुसैन और इनकलाब उनका बड़ा मार्कतुलारा मरसिया है। अज़मत इंसान उनका बहुत अहम मरसिया है। और कतात में ज़ब्ते गिरिया और मुबहम पयाम, ये उनका वो सारे उनके वो है। मैंने आपको सुना दिया कि ये तमाम चीज़ें जो है जोश की अपनी जगह बहुत बड़ी, बहुत अहम। और अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आज़ाद आपको कि जोश जो थे जागीरदाराना निज़ाम के परवरदा थे आज़ादी से पहले। और उसके बाद फिर वो ये सिलसिला शुरू हो गया कि अवामी हुकूमत आ गई। और अवामी हुकूमत में बड़ी तकलीफ़ होती है उन लोगों को जो ज़मींदार रहे, जागीरदार रहे, अहम लोग रहे, उनको एकदम उनका जो उनकी बादशाहत जो है उसको बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। ज़रा सी बात पर उनको समझौता करना पड़ता है, समझे, हर ज़रा सी बात पर समझौता करना पड़ता है, समझे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जोश साहब को ये बहुत बड़ी तकलीफ़ थी कि उस निज़ाम में वो जाहिर है कि उनके यहाँ जो साम्राज्य निज़ाम था आ गया था। पहले जो जागीरदाराना निज़ाम के थे उसके परवरदा वही, तमाम ख़ानदान वही था। अच्छा, हुब्बुल वतनी उनके कलाम में बहुत थी, असली हिस्सियत उनके कलाम में थी। और इनकलाबी नज़में तो क्या कहना, क्या घनगरज थी उनके यहाँ, समझे साहब। और समाजी हक़ाइक़ जो है उनकी शायरी में बहुत थी, समझे। और कई और नज़में उनकी, जैसे खुश्क साली पर उनकी नज़म है, बेवा पर उनकी नज़म है, बज़दूर और किसान पर उनकी नज़म है, समझे साहब। और फितरत पर है, ज़ईफ़ा पर है, और ख़ातून मशरिक़ पर है। अरे दर्जनों नज़में हैं। लेकिन वो नज़में ऐसी थी हजरात कि जब जोश पढ़ते थे तो आग लगा देते थे, महफिल में आग लगा देते थे, समझे। और आम तौर पर उस ज़माने में ये होता था कि जिगर जो थे उनका तरन्नुम बहुत अच्छा था। और जब जिगर खड़े होते थे, खालिक अहमद भाई शुक्रिया, जिगर जब खड़े होते थे तो वो तरन्नुम से वो करते थे, लोगों को मुतासिर करते थे, वाह वाह और दादो तहसीन से नवाजे जाते थे। लेकिन उसके बाद जो तहत में जोश जब आते थे तो वो तो एकदम समझ लीजिए कि उनका आवाज़ में इतनी दम थी, उनकी क्या बोलते हैं, शायरी में इतने दम था। और उनका जो शायर इनकलाब उनको कहा जाता था, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनको लोग बहुत पसंद करते थे, उनकी शायरी को बहुत पसंद करते थे, जोश की शायरी को। अच्छा, जोश ने भी, मैंने मिराज हैदर भाई बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, जोश ने एक काम और किया कि जोश ने हमेशा उर्दू के भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। बहुत आम फहम लफ्ज़ों का इस्तेमाल जोश ने नहीं किया है, भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया अपनी नज़म में।
उस ज़माने। अब जाहिर है कि उस ज़माने में उर्दू का बोलबाला था, सब लोग समझते थे, जानते थे, और जोश भी खुद ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करते थे अपनी शायरी में कि मतलब बहुत ही भारी भरकम लफ्ज़ होते थे। अब आज के ज़माने में अगर जोश की नज़में आप पढ़िए तो बहुत से लफ्ज़ों के लिए बहुत से आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा। ये है। और साहब एक शख्स की और बात करना चाहते हैं हम आपको। ये देखिए साहब, एक किताब है, ये किताब है जोश की कुल्लियात, जो मेरे पास है, और ये तकरीबन 1500 पेजेस की किताब है। ये किताब जो है मलियाबाद के बहुत बड़े हमारे करम फरमा, हमारे दोस्त जिनके साथ हमारा बड़ा वक्त बीता है, उनकी किताब है, और उनका नाम है डॉक्टर अस्मत मलियाबादी। ये 15 ये कुल्लियात है जोश का, तमाम शायरी जोश की हर तरह की इस कुल्लियात में मौजूद है। तो अगर यही किताब आपको मिल जाए कहीं से, हर जगह में जो आपको मिलेगी, तो आपका जोश के सिलसिले, जोश का सारा कलाम आपके पास होगा। और सिर्फ ये किताब नहीं है, अस्मत मलियाबादी ने खाली ये किताब नहीं लिखा, 8 किताबें उन्होंने जोश मलियाबादी पर लिखा है। 8 किताबें। अब जाहिर है कि उनके ख़ानदान के भी हैं, उनका ख़ानदान के भी है, उनका शजरा उनसे मिलता है जोश से। और ये बात बिल्कुल सही है हज़रत कि मैं कहता हूँ अक्सर कि मलियाबाद जो है लखनऊ का जैसे बड़े शहर के पास का एक कस्बा, लेकिन दोनों जगह यानी लखनऊ में और मलियाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? वो ये है कि लखनऊ में मीर अनीस को जो मर्तबा हासिल है मतलब लखनऊ के जो लोग हैं उनसे अगर पूछिए कि सबसे बड़ा शायर आपकी नज़र में कौन है, तो फ़ौरन वो बताएंगे कि मीर अनीस। और अगर आप मलियाबाद चले जाएं, समझे, तो मलियाबाद में जाने के बाद आप कहेंगे भाई उर्दू के बड़े शायर का, सबसे बड़े शायर का नाम बताइए, तो सारे लोग हज़रत जोश मलियाबादी का नाम लेते हैं। जोश मलियाबादी की नज़में और उनका किरदार रहा है, जो हिंदू हुब्बुल वतनी थी, वतन से जो अपनी मोहब्बत थी, वो उसका कोई जवाब नहीं था जब तक यहाँ रहे। हिंदुस्तान के बड़े लोगों की पहली सफ में जोश मलियाबादी रहे। बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसके ज़माने में, इंडस्ट्री वाला, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी, बड़ा से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा सियासी आदमी, सब जोश को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे। और मैंने आपने कहा कि पहली मर्तबा कि ये आपने सुना कि जब वो हिजरत हुई हो तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी को, और क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने और बहुत से लोगों ने, पूरी कैबिनेट ने रोका कि जोश साहब आप मत जाइए, आपके हिंदुस्तान में ज़रूरत है। लेकिन अब जाहिर है कि आदमी अपनी फैमिली के हाथों और कुछ सोचता है, उसमें वो चले गए। और लास्ट में हजरात ये होता है, ये आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, और सारे लोगों के साथ होगा कि जब आदमी का जिस्म थकने लगता है, जब उसके खून में वो गर्माहट नहीं रह जाती है, तो उसे अपने वतन की याद आती है, और फिर वो वापस चाहता है कि मैं इतने देर दायरे गैर में रह लिया, अब मैं अपने वतन जाके सुकून के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ, अपने यहाँ रहना चाहता हूँ।
ताबिश खैराबादी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ज़फ़र कलीम, शुक्रिया मेरे भाई। तो वो वापस आके अपने अपने वतन में रहना चाहता है। उसका दिल धीमे धीमे उस चमक दमक से जहाँ उसने वो किया वो हो जाता है। जोश के साथ भी यही हुआ कि जोश को तमाम उम्र, क्या जब उनकी उम्र का ढलान था तो उनको इस बात का बड़ा अफसोस था और वो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान आएँ। और वो बार बार उन्होंने इसका तज़किरा अपने इंटरव्यू में और अपनी शायरी के हवाले से और अपने दोस्तों से सबसे किया, समझे। तो कभी कभी ज़िंदगी में कोई एक फ़ैसला हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, या तो वो उसको आसमान पे पहुंचा देता है, और या फिर उसको इस बात का मलाल तमाम ज़िंदगी भर रहता है कि मैंने ये गलत फ़ैसला कर लिया। तो जोश साहब का भी ये रहा कि आखिरी उम्र में जब उनके खून में गर्माहट कम हो गई तब उन्हें हिंदुस्तान की बहुत याद आती थी, अपने वतन की बहुत याद आती थी, अपने लोगों की बहुत याद आती थी। हमारे कुछ दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, वो मलियाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन के लोग हैं वहाँ पर। वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है। वो सब, उनका भी शजरा जोश से जाके मिलता है और जोश साहब के करीबी अजीज़ों में से होते हैं। मैंने कुछ जोश के कुछ अशार आपको सुनाने के लिए रखे हैं। आपकी इजाज़त चाहिए, मैं सुनाता हूँ। हद है अपनी तरफ नहीं मैं भी, हद है अपनी तरफ नहीं मैं भी, और उसकी तरफ खुदाई है। देखिए क्या अच्छा शेर है। हद है अपनी तरफ नहीं मैं भी, और उसकी तरफ खुदाई है। कश्तिए मैं को हुस्ने रवानी भी भेज दो, कश्तिए मैं को हुस्ने रवानी भी भेज दो। जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो। तहजीब रूह की आदत में है हुस्न को महफूज, तहसीन रूह की आदत में है हुस्न को महफूज रखना। तहजीब हुस्न की आदत में है हुस्न को महफूज रखना। इश्क की फितरत में है, इश्क की फितरत में है। और ज़ात ये था ये शेर, हम गए थे उससे करने शिकवे दर्दे फ़िराक़, हम गए थे उससे करने शिकवे दर्दे फ़िराक़। मुस्कुराकर उसने देखा सब गिला जाता रहा, मुस्कुराकर उसने देखा सब गिला जाता रहा। ये इश्क की मेराज है हज़रत कि आप अपने महबूब से कितना भी नाराज़ हो, जब वो सामने आ जाता है तो सब गिले शिकवे दूर, और मुस्कुरा दे तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है। शेर सुनिए। बाज आया मैं तो ऐसे मजहबी ताउन से, बाज आया मैं तो ऐसे मजहबी ताउन से, भाइयों का हाथ तर हो भाइयों के खून से, भाइयों का हाथ तर हो भाइयों के खून से। शैतान एक रात में इंसान बन गए शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए, कप्तान बन गए। और ये शेर देखिए। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। नाम है, अरे ये तो साहब बड़ा मारकतुल आरा शानदार शेर है। ये तो मतलब जो जोश के बड़े शेर हैं उसमें ये शेर है कि नाम है मेरा तग़य्युर, काम है मेरा शबाब, नाम है मेरा तग़य्युर, काम है मेरा शबाब। मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब।
सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बहार के तारे हैं हुसैन, तारे हैं हुसैन। मैंने आपको बताया कि इनकी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौन पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, इसी का है नज़्म उनकी। शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, किसान अलबेली सुबह वतन, ये तो मैं आपको सब सुना चुका हूँ हजरत। और जो मज़े की बात है वो ये है, ये कुछ शेरों से लीजिए हजरत। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, सुनिए शेर। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। दिल की चोटों में कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। मुझको तो खबर नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो खबर नहीं तुमको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया, समझे। अर्ज़ो समा को सागरो पैमाना कर दिया। ताबिश खैराबादी सुनो। अर्ज़ो समा को सागरो पैमाना कर दिया, रिंदों ने कायनात को मैखाना कर दिया। दुनिया ने हर अफसाना हकीकत बना दिया, हमने हकीकतों को भी अफसाना कर दिया, हमने हकीकतों को भी अफसाना कर दिया। और हज़रत उसने वादा किया था आने का, उसने वादा किया था आने का, रंग देखो गरीब खाने का। उसने वादा किया था आने का, रंग देखो गरीब खाने का। हज़रत मेरा ताल्लुक़ जब मलियाबाद से बहुत रहा है। मलियाबाद ज़ाहिर है कि एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ के रईस लोग जो है वो उनके आम के बागात वग़ैरह उनके हुआ करते हैं, अब भी हुआ करते हैं। और आम के बागात ही उनकी किफ़ालत का है, वो आम की बाग उनकी सालाना बिकती है और उसी से उनकी किफ़ालत होती है। लेकिन अब जो है, जो नई नस्ल आ गई है, नए लोग जो आ गए हैं, उनको तालीम पर भी उनका बड़ा ज़ोर है, वो नौकरी भी कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। मैंने बताया कि अपना पूरे गल्फ़ में फैले हुए हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं और हिंदुस्तान में ही हैं। तो ये लोग जो हैं, वो तमाम लोग जो हैं उस कस्बे में कहीं ना कहीं से, ददियाल से, ननियाल से, या कोई ताल्लुक़ उनके बुज़ुर्गों का जोश से रहा है और जोश का ज़माना उन्होंने देखा है। और जोश के वाक़यात जो हैं वहाँ पर का उसका ज़िक्र होता है, लोगों के लबों पर जोश की पूरी अज़मत, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों को मालूम है कि वो है। तो यही मैं कह रहा था कि जोश मलियाबादी हमारी उर्दू शायरी का एक ऐसा मज़बूत पिलर है जिसके ऊपर उर्दू शायरी की बुनियाद टिकी हुई है, और उस पिलर का नाम है हज़रत जोश मलियाबादी। और मैंने तो आज ये प्रोग्राम करने से पहले जोश मलियाबादी के बारे में पढ़ा और उनकी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे गोशे से मैं रोशनास हुआ। मुझे मालूम हुआ कि अरे क्या शख्सियत थी जोश मलियाबादी, क्या बड़ा इंसान था जोश मलियाबादी, क्या निडरता थी। बताइए साहब, अंग्रेज़ों को ललकार रहा है, उस जगह क्या में कोई बात उसे बुरी लगी निज़ाम के सिलसिले में, नज़्म लिख दिया। समझौता बिल्कुल जोश नहीं करते थे। जो महसूस करते थे, जो उनको बेहतर लगता था,
उससे कोई तकल्लुफ़ नहीं करते थे। और नज़्म का ये आलम था हज़रत कि इतने ज़ूदगो थे कि नज्म। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मरसिया भी के भी शायर थे, रुबाइयात भी कई। उर्दू की जितनी सिमत थी उर्दू शायरी की, सबसे उनकी वाबस्तगी रही जोश मलियाबादी की, समझे। और मैंने कहा कि उर्दू शायरी के जो पिलर थे, उसकी जो पिलर क्या, उसकी जो बुनियाद में जिन लोगों का अहम नाम है, उसमें एक नाम जो है शब्बीर हसन खां जोश मलियाबादी का नाम, जिसे उर्दू दुनिया या उर्दू शायरी की तारीख़ में वो दर्ज हो चुकी है। और उसको कोई कहीं से कहीं तक कोई, और भी उनकी बहुत सी उपलब्धियां थी उनके सिलसिले में। और भी मैंने सर्च किया और जो मैं गया और जो मैंने देखा, जावेद जमा भाई शुक्रिया, तो मैंने जो देखा तो देखा कि और बहुत सी चीज़ें जोश के सिलसिले में तमाम पड़ी हुई हैं। जाहिर है कि इतने छोटे से प्रोग्राम में, छोटे से वक्त में सबका अहाता करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझ जैसे कम इल्म ने जितना भी बेहतर समझा कम वक्त में, उतना मैंने कोशिश की कि उसको समझ सकूं। हजरत उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनका जो शजरा है, उनके पुरखों का वाक़यात, और मलियाबाद के हवाले से जो उनका ताल्लुक़ रहा, उसके बाद जो हिंदुस्तान में जो रहे, फिर पाकिस्तान में जो रहे, और कहाँ कहाँ गए। और पाकिस्तान में भी उनका मर्तबा बहुत उतना तो नहीं था जितना हिंदुस्तान में था, लेकिन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में भी जोश को कद्र मंजिलत हासिल थी उर्दू शायरी में। सब उनको टॉप टू बॉटम, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जोश मलियाबादी को जानते थे हज़रत। मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज मैंने अल्फाज के जादूगर ये एक तनकीद निगार ने लिखा है कि जोश जो थे, अरे जोश की नज़में पढ़ पढ़ के आज़ादी की लड़ाई में लोग कूद पड़ते थे। इतना जोश और वलबला उन नज़मों में होता था, समझे, कि एकदम खून में हरारत और रवानी पैदा हो जाती थी, समझे। और इनकलाब जिंदाबाद करता हुआ वो आदमी कूद जाता था आज़ादी की लड़ाई में। ये जोश का कारनामा है। तो जोश हमारे दिल में बसते हैं, हमारे जहन में बसते हैं, उनकी सारी किताबों से हमारा ताल्लुक़ है, और इंशाअल्लाह ताला ये ताल्लुक़ रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अस्मत मलियाबादी के बारे में मैंने बताया हज़रत कि उनका जो काम है वो बहुत बड़ा है जोश के सिलसिले में। उनका कुल्लियात मैंने 1500 पेजेस का आपको दिखाया। इसके अलावा जोश पर 8 किताबें उनकी जो हैं वो भी अदब में, हमारे उर्दू अदब में गरां कद्र इजाफ़ा कर रही हैं। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ हज़रत। इंशाअल्लाह कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मलिकज़ादा जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।